हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अवसर वाला। आप सभी का स्वागत है नए सेशन 2023-24 के लिए। आज हमारा पहला क्लास है 12th का। कल हमने 11th क्लास की पहले चैप्टर की क्लास ली हुई थी। आज हम 12th के बच्चों के लिए उनकी पहली क्लास लेकर आए हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मतलब विद्युतावेश और क्षेत्र। अब आप मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात, आप जितने भी स्टूडेंट हैं 11th 12th के, उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, क्योंकि मेरा मकसद ये भी है कि जो बच्चे फीस दे के चार्ज करके फिज़िक्स की क्लास कर रहे हैं, अगर उन बच्चों को हमसे नॉलेज मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, तो वो क्यों ना हमसे ले। अगर उनको अच्छा लग रहा है तो मैं नहीं कह रहा हूँ बेटा, अगर मुझसे बेटर कोई टीचर है तो आप ले रहे हैं तो लेते रहिए, लेकिन अगर उनको अच्छा लग रहा है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसे की कमी की वजह से कोचिंग क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो उनके लिए आप बात करिए एक बार, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जब भी कोई भी क्लास आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं कि जो ये फिजिक्स का सब्जेक्ट है, तो ये जो स्टार्टिंग से ही सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट से स्टडी करना है आपको, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, आप आगे एग्ज़ाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनके लिए महत्वपूर्ण रखता है। फिजिक्स सब्जेक्ट का जो बेस है बहुत नेचुरल है, ठीक है। फिजिक्स सब्जेक्ट का जो बेस है बहुत नेचुरल है और कॉन्सेप्ट पूरा जितना भी इसका वो है सब्जेक्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लिए तो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको ये नहीं लगेगा कि फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, कभी समझ में नहीं आता। तो अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को और बेस को समझ लिए तो फिर आपके लिए फिजिक्स टफ सब्जेक्ट नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि हम आपको एकदम बेस लेवल से और उस कंडीशन से पढ़ाएंगे कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें बैठते हैं, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे जेई का हो या एनडीए का एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो या किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए CUET का एग्ज़ाम हो। ये सभी एग्ज़ाम हमको सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो बहुत गहराई से होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। तो वो नॉलेज मैं आपको यहाँ देने का प्रयास करूँगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट को मैं डीपली पढ़ाऊँगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट को डीपली समझना है, डीपली सीखना है, जिससे आप, मेरा टारगेट एक और है, आपको बताता हूँ, टारगेट 95+, मतलब आपको आपकी क्लास में तो 95+ स्कोर कराना ही है। पर अगर आप इसको बेस लेवल से समझ के और इसको आपने बहुत अच्छे से समझा तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा लाना, प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी, लेकिन जब मैं कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा तो मुझे कोई क्वेश्चन मिला नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं आपको क्वेश्चन नहीं मिला, इसका मतलब आपने फिजिक्स को सही से समझा ही नहीं है। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप अगर बेस आपका मजबूत है और आपने सही से पढ़ा है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज हमारी पहले दिन की क्लास है, तो हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक्स पर बहुत डीपली और सूक्ष्मता से अध्ययन करें, ठीक है। इससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो मार्क्स आएंगे ही, साथ ही साथ किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आपको निकालने में इससे बहुत ही आसानी होगी। तो आज हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो देखिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो चैप्टर है आपका, सबसे पहले हम चैप्टर की हेडिंग के बारे में बात करेंगे। ये जो आपका है ये चैप्टर की हेडिंग है, तो सबसे पहले हम चैप्टर की हेडिंग पर ही डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों यार? क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक ये है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो मतलब चैप्टर की जो हेडिंग है, यही जो हेडिंग होती है पूरी चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट होता है।
हमेशा चैप्टर की जो हेडिंग होती है वो चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट वही होता है। तो क्यों ना सबसे पहले हम इसी पे बात करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत क्या है। सबसे पहला सवाल यही आता है, किसी भी चैप्टर का जब आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको इस बात पर ही डिस्कशन करना चाहिए कि चैप्टर की जो हेडिंग है उस पर, उसमें जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उस पर आपको सबसे पहले नॉलेज लेनी है, क्योंकि एक्चुअल में चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो यही हेडिंग होती है और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड होता है। तो हम सबसे पहले दिमाग में बात आती है इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। तो विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यह भी क्वेश्चन एक दिमाग में आया हमारे दिमाग में। अब ये बात आ रही कि इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे किसको, भाई नॉर्मल सी बात है। अब जो हमने बोल दिया कि हेडिंग पर जाकर विद्युत, तो विद्युत क्या है, किसको इलेक्ट्रिसिटी कह दोगे। तो इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में ऊर्जा का एक रूप है। समझ में आया, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में एक ऊर्जा का रूप है। और आपको एक बात और मालूम होगी कि जो हमारा गैलेक्सी ब्रह्मांड है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड अलग अलग ऊर्जा के रूपांतरण का ही रूप है। पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, एक ऊर्जा दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, पूरे ब्रह्मांड में यही हो रहा है। तो हमारा जो पूरा गैलेक्सी है अलग अलग ऊर्जा का रूपांतरण ही है, ठीक है। हमारा पूरा ब्रह्मांड इसी पर पूरा बेस्ड होता है। पूरे गैलेक्सी में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, केवल और केवल एक ही घटना हो रही, क्या, एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज ए पार्ट ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ एनर्जी। तो विद्युत क्या है, वास्तव में विद्युत ऊर्जा का ही एक रूप है। ये हो गई हमारी विद्युत। तो अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रिसिटी का नेचर कैसे पता किया जाए। सबसे पहले क्या बात आई कि इलेक्ट्रिसिटी का नेचर कैसे पता किया जाए, सबसे पहली बात हमारी यही आती है, ठीक है। तो हमने अभी आपको क्या बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का ही एक रूप है। तो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमारे वैज्ञानिकों का कुछ ना कुछ पहले से पता था, लेकिन जो इसका सिस्टमैटिक स्टडी हुआ, सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन जो दिया, वो एक हमारे यूएसए के एक साइंटिस्ट से बेंजामिन फ्रैंकलिन, हिंदी में लिख दें बेंजामिन ये यूएसए के साइंटिस्ट से बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने एक घटना के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन यूएसए के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को एक घटना के द्वारा ऑब्जर्व किया था। मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा अभी इस चैप्टर पे, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि मैं डीपली नॉलेज दूंगा, क्योंकि किसी भी न्यू चैप्टर में जब आप एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा उसकी आपको हिस्ट्री भी मालूम होना चाहिए। हिस्ट्री मालूम या बताने का एक मेरा उद्देश्य ये भी है, क्योंकि जब आपको उस चैप्टर के बारे में थोड़ा नॉलेज होता है, हिस्ट्री पता होती है, तो उस चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, और साथ ही साथ हमारा जो बेस जीरो लेवल से होता है वो हमें जीरो लेवल से पता होता है। तो हमारा इससे डबल फायदा है, एक तो इंटरेस्ट भी आएगा, हमारा बेस भी मजबूत हो रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट जो आया वो कैसे आया, उसकी एक छोटी सी घटना है जिसपे हम आपको डिस्कस करते हैं। फिजिक्स का जो हमने कल फर्स्ट ईयर की जो 12th 11th क्लास के बच्चों की क्लास ली थी, उसमें भी बताया था फिजिक्स के जितने भी आपके रूल हैं
सब किसी न किसी प्राकृतिक घटना को देखकर ही आए। जैसे सेब का गिरना हो, ग्रेविटी का लिया गया। फैराडे का फैराडे का अपने इलेक्ट्रिक डिवाइस का फेंक देने की घटना हो। तो जितने भी आपके रूल हैं सब किसी न किसी घटना पर आधारित हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो वही। तो अब हम बात करते हैं कि विद्युत आवेश जो विद्युत थी उसके बारे में क्या घटना थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि फिजिक्स की कोई जितने भी आविष्कार हैं किसी ना किसी घटना से ही स्टार्ट हुए थे। अब विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक की जानकारी कैसे आई और इंट्रोडक्शन जो आपको मिला, एक स्टडी जो इसकी सिस्टमैटिक हिस्ट्री जो दी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्यों दी और ऐसा क्या उन्होंने घटनाबद्ध देखा कि उन्होंने इसका विद्युत आवेश का पूरा डेफिनेशन दिया। तो अब मैं उस घटना में बताता हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन यूएसए के साइंटिस्ट है जो मैंने बताया। तो एक्चुअल में अकेले इनमें कई लोगों की प्रतिभा थी। ये एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर भी थे, ठीक है। इनको पतंगबाजी का बहुत शौक था। तो ये पतंगबाजी का शौक ही इनको यहाँ तक ले आया। ये यूएसए में प्रतियोगिता होती थी पतंगबाजी के लिए, उसके लिए तैयारी कर रहे थे। तो ये पतंग उड़ा रहे थे और जब ये पतंग उड़ा रहे थे तो उसी टाइम बारिश स्टार्ट हो गई। अब बारिश स्टार्ट हो गई तो जो इनकी डोरी थी वो भीग गई। अब जब वो इनकी डोरी जो थी वो भीग गई तो उसी समय आकाश में बिजली का चमकना हुआ। आकाश में उसी समय स्काई लाइटिंग हुई, या बिजली चमकना या बिजली तड़कना जो भी बोलते हैं आप लोग, वो हुआ। तो इन्होंने एक अनुभव किया कि आकाश में जितनी बार भी बिजली चमकी है उतनी बार इन जिस हाथ में ये डोरी पकड़े थे उससे इन्हें एक अजीब सा अनुभव हुआ। जैसे हम लोग किसी चार्जर पॉइंट को पकड़ लें तो बिजली का जब झटका मारता है तो एक अजीब सी अनुभूति होती है। तो उन्होंने हर बार ये अनुभव किया कि जितनी बार भी लाइटिंग हुई हर बार इन्हें एक अलग तरह का एहसास हुआ और वहीं से इन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि ये क्या हो रहा है। तो एक्चुअल में जो स्काई में लाइटिंग होती है, वास्तव में जो प्रकाश उत्पन्न होता है बिजली का, वो एक प्रकार का विद्युत ही है या विद्युत के कारण ही होता है। जब इन्होंने इस घटना को देखा तो कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले रेशम की डोरी पर इन्होंने एक चाबी का गुच्छा बांधा। जैसे क्या हुआ, जब ये ठीक है, तो यहाँ पे एक इन्होंने चाबी का गुच्छा बांधा रेशम की डोरी से। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर एक रेशम की डोरी से चाबी का गुच्छा बांधा। तो इन्होंने देखा जितनी बार भी बिजली चमक रही है तो ये जो चाबी का गुच्छा है इसमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। जितनी बार भी बिजली चमकी हर बार इसमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। तो अब स्काई में लाइटिंग किस कारण होता है, कई बार अब एक क्वेश्चन ये आ गया जब ये चीज़ पढ़ा रहे हैं कि भाई कई बच्चों के दिमाग में आया कि सर ये बता दीजिए आप, क्योंकि मैं लाइव तो हूँ नहीं, तो स्काई लाइटिंग का रीज़न क्या है। तो आपको यहाँ ये भी बता देते हैं। स्काई लाइटिंग का जो रीजन है वो यही है कि जब जो क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं हमारे, जब ये आपस में टकराते हैं या अगल बगल से गुजरते हैं तो इनमें आपस में घर्षण उत्पन्न होता है। क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यही कारण है कि हमें जो आवाज़ सुनाई देती है, आज भी इलेक्ट्रिसिटी हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें भी घर्षण इलेक्ट्रिसिटी ही मानी जाती है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े प्लांट्स में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, पावर प्लांटों में जो उत्पन्न करते हैं वो घर्षण इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। घर्षण कहीं ना कहीं उसमें डाला जाता है तभी वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है वो उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है हम बात करें
तो वो घर्षण ही है। तो हमने बताया क्या होता है, जो बादल होते हैं जब आपस में टकराते हैं या अगल बगल से गुजरते हैं, ठीक है, तो इनमें जो घर्षण होता है उसके कारण ही बिजली चमकने की घटना और आवाज़ आने की घटना उत्पन्न होती है। उसी से क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होती है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि इन्होंने तो रेशम गुच्छा देखा, तो जहाँ जब इन्होंने देखा कि इन्होंने रेशम की डोरी से चाबी का गुच्छा बांधा और देखा जितनी बार भी बिजली लाइटिंग हो रही है आकाश में, उसमें चाबियों में आपस में प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। तो ये जब ये सब देखा इन्होंने, तो इनको मतलब अब भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा, तो ठीक है। तो एक इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो यहीं से इनको इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट करना किया। अब फिर इस पे बात पे बहुत सारे रिसर्च हुए, जिसके कारण पूरा मतलब एक जो सिस्टमैटिक अध्ययन इन्होंने दिया उस पर कई सारे, तो एक छोटी सी घटना से देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसीलिए और जो हमारी जो विद्युत उत्पन्न होती है, इसीलिए इस विद्युत को क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत भी बोलते हैं, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस घर्षण की घटना को लेकर फिर लैब में बड़े बड़े सिस्टमैटिक तौर पे वर्क हुआ। साइंस का जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है, अब ये फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, साइंस का जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है वो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं से मिलता है। इसीलिए बोला गया है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फेनोमेना। ये मैंने कल भी कई बार समझाया था। ये बात मैंने कल भी बोली थी कि फिजिक्स इज द नेचर और नेचुरल फेनोमेना, स्टडी ऑफ फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। तो जब प्रकृति में होने वाली घटनाओं के अध्ययन ही फिजिक्स का ही अध्ययन कहलाता है। ये भी एक मेन हिंदी में बात यह है कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। अब यह फिजिक्स का अध्ययन है, ठीक है। फिजिक्स का अध्ययन क्या है, अब आप बोलो कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स में जितनी भी घटनाएं दी हुई हैं, बस ये है कि उन लोगों के पास वो घटनाएं नहीं थी, उन्होंने पहले देखी, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपको दे दिया, लिख दिया। आपके पास क्या है, आपके पास लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट हो चुका, आपको पढ़ना है और फिर देखना है वो चीज़। तो फिजिक्स का अध्ययन ही प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित है, यही फिजिक्स का अध्ययन है। अगर आप प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो आप फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट हुए जब इसमें तरह तरह के लैब में किए गए, तो सबसे पहले एक रिजिड, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया, अब आपको बताते हैं क्या किया गया। एक रिजिड, ध्यान दीजिएगा, रिजिड सरफेस पर, ठीक है, बहुत कायदे से ध्यान देना। एक रिजिड सरफेस पर ग्लास की एक छड़ को बांध कर लटकाया गया, ठीक है। एक रिजिड सरफेस पर कांच के राड को लटका दिया गया और एक दूसरी कांच की छड़ और ली गई, ठीक है। क्या हुआ, एक दूसरी कांच की छड़ और ली गई साथ में। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट यही किया गया। फिर जब ये दो कांच की छड़ें ली गई, इनको क्या किया गया, रेशम या बिल्ली के बाल, ठीक है। दो कांच की छड़ों को सबसे पहले एक को रिजिड सरफेस पे लटका दिया गया और इनको रेशम या फलालेन के फनालेल के कपड़े या बिल्ली के बाल से घर्षण करा करके, रगड़ करके एक कांच की छड़ को हमने रिजिड सरफेस से लटका दिया और दूसरी कांच की छड़ को उसी घर्षण करके इसके पास लाया गया। तो क्या देखा गया कि दोनों छड़ों में आपस में प्रतिकर्षण हुआ। क्या हुआ, दोनों छड़ें आपस में दूर हो गई। मतलब यहां पर
प्रतिकर्षण की घटना होती है। यह उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा चेंज किया गया। वहां क्या किया गया, जब चेंज किया गया तो किया यह गया कि जो लटकी हुई छड़ थी उसको कांच का ही रहने दिया, ठीक है। और दूसरा, इसको हम अलग कलर से बनाए दे रहे हैं, एबोनाइट। एबोनाइट जो होता है ये भी एक पदार्थ में होता है जो ग्लास की तरह ही होता है, ठीक है। दूसरी छड़ जो थी उसको एबोनाइट की छड़ ली गई, कांच की छड़ की जगह दूसरी छड़ क्या ले ली गई, एबोनाइट की छड़ गई। अब इन दोनों के साथ भी वही एक्सपेरिमेंट किया गया कि इनको भी रेशम के या फनालेल के कपड़े से रगड़ करके लटकाया गया, और जब पास लाया गया तो ये देखा गया कि ये दोनों आपस में आकर्षण कर रही हैं। क्या कर रही हैं, आपस में आकर्षण कर रही हैं। तो जब इसको एबोनाइट की राड से बदला गया तो यहाँ पर कौन सी घटना घटी, आकर्षण की घटना घटी। अब एबोनाइट क्या होता है, एक पदार्थ होता है जो कांच की तरह ही होता है, हमने अभी बता दिया। तो अब ये जब दोनों आकर्षण की घटना घटी तो क्या हुआ, जो आकर्षित घटना, इन दोनों घटनाओं से हम एक कॉन्सेप्ट पर पहुंचे, क्योंकि आकर्षण और प्रतिकर्षण दो तरह की घटना होती हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी दो अलग अलग चीजें हुई होंगी। भाई एक जगह आकर्षण हो रहा है, एक जगह प्रतिकर्षण हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों में कुछ ना कुछ अलग है, ठीक है। यहाँ पर दो अलग अलग तरह की जब चीज हुई तो यहाँ एक बात और बताते हैं कि इसके बाद अब आप कहेंगे जब आकर्षण प्रतिकर्षण हुआ तो वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कौन सा चार्ज था, जो हम आपको बताएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिसिटी के पहले जो चुंबक था, चुंबकत्व या चुंबक के गुणों के बारे में साइंटिस्ट को पहले से ही मालूम था, इसका पहले हो चुका था। चुंबक यहाँ साइंटिस्टों को पता था कि चुंबक होता है, उसमें नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, और नॉर्थ जब पास आते हैं तो क्या होता है, आकर्षण होता है, और जब नॉर्थ पास आते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, और जब नॉर्थ साउथ पास आते हैं तो आकर्षण होता है। तो ये जब चुंबकत्व के बारे में पहले से ही पता था, तो यहाँ पर वही घटना जब रिपीट हुई, जब यहाँ पर तो वैज्ञानिकों ने सोचा जब यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण की घटना हो रही है तो यहाँ निश्चित रूप से अलग अलग चीजें हैं जो उत्पन्न हो रही हैं। तो वैज्ञानिकों ने दे दिया कि जो ग्लास की छड़ थी ये धनावेशित हो गई रगड़ने पर, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, तथा जो एबोनाइट की छड़ थी उसमें ऋणात्मक आवेश आ गया या ऋणावेशित हो गई है, इसलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया। एक बार और समझाए दे रहे हैं, हुआ क्या था जब एक्सपेरिमेंट लैब में किया गया तो पहला एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि दो कांच की छड़ों को बिल्ली या रेशम या फलालेन के कपड़े में घर्षण कराकर रगड़ करके एक को लटका करके रिजिड बॉडी से दूसरे को जब उसके पास लाया गया तो दोनों छड़ों के बीच प्रतिकर्षण देखा गया। तो चुंबकत्व के बारे में पहला ज्ञान था, तो वैज्ञानिकों को ये लगा कि इनमें जब प्रतिकर्षण हो रहा है तो दोनों में सेम चार्ज है, ठीक है। इसी घटना को दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये क्या किया कि दूसरी जो ग्लास की छड़ थी पहली को लटकने दिया गया, दूसरी को एबोनाइट के साथ चेंज किया गया, और जब एबोनाइट की छड़ को रेशम के कपड़े में रगड़ करके घर्षण करा करके हम ग्लास की छड़ के पास लाए तो दोनों में आकर्षण देखा गया। और आकर्षण जो होता है विपरीत आवेशों के कारण होता है। तो जब ये विपरीत ऋणावेश और धनावेश के कारण हुआ तो ये कहा गया कि जो पहला हमारा था उसमें हमने ग्लास की छड़ को रगड़ने पर धनावेश उत्पन्न हो रहा है और इसमें एबोनाइट में ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। इसी कारण ग्लास को लाने पर प्रतिकर्षण हो रहा है और ग्लास एबोनाइट को लाने पर आकर्षण हो रहा है। सॉरी। तो वैज्ञानिकों ने ये डिसाइड किया, ये जो चार्ज था इन्हीं को, ये जो घटना थी इसके बाद ये जो चार्ज उत्पन्न हुआ इसी को नाम इन्होंने दे दिया क्या, आवेश। इसी का नाम दे दिया चार्ज।
इसको क्या नाम दिया, ये जो घटना के बाद ये उत्पन्न हुआ जिसके कारण छड़ें प्रतिकर्षण और आकर्षण कर रही थी, तो यहाँ पे क्या दे दिया, इसको आवेश, विद्युत आवेश नाम दे दिया। ठीक है, आवेश जब नाम दिया गया तो अब इसको फिर आगे दो नाम दे दिए गए, एक धनावेश एक ऋणावेश। अभी सिर्फ आवेश नाम दिया कि इसमें कोई आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो इन्होंने ये भी किया भाई, ग्लास में अलग हो रहा है, इसमें अलग हो रहा है। लेकिन आगे जब एक्सपेरिमेंट और ज़्यादा हुआ तो इसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया। ये बात तो सही थी कि यहाँ पर आवेश उत्पन्न हुआ, लेकिन इस बात को पूर्णतया नेग्लेक्ट कर दिया कि आपने किस प्रकार से कह दिया कि कांच के क्षण में धनावेश और एपोनाइट की क्षण में ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। भाई ये बात आ गई कि आपने कैसे कर दिया, जब आपको ये नहीं कन्फर्म पता है तो आपने ये कैसे कर दिया कि कांच के क्षण पे पॉजिटिव और उसमें नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है। एक मिनट स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, अब ये बात यहाँ तक आई। ठीक है, अब आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसके बाद हमारी थ्योरी हो जो अब हेडिंग है। अभी हम आवेश के बारे में लिखाएंगे, आवेश की परिभाषा लिखाएंगे, लेकिन उसके बारे में ये बेसिक नॉलेज जाना ज़्यादा जरूरी था। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, विद्युत का आविष्कार किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, सिस्टमैटिक जो आविष्कार दिया। ठीक है, आप हेडिंग डाल लीजिए, आवेश उत्पत्ति का, हेडिंग रहेगी आवेश उत्पत्ति का, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, सही तो लिख रहा था यार। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये हमारी हेडिंग है। तो हम ये जानेंगे कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ जहाँ से हमें पता है, इसके पहले का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से हमें पता चला कि चार्ज के बारे में। भाई अभी देखो, आवेश के बारे में पता चल गया अभी आपको कि यहाँ आवेश उत्पन्न हुआ, लेकिन अभी आपको उस थ्योरी को नेग्लेक्ट कर दिया, कौन सा पॉजिटिव था कौन सा नेगेटिव था, आपने ये चीज़ कंफर्म नहीं करी, लेकिन बस ये पता चल गया हाँ कि आवेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई कंफर्म। तो इस जो ये जो कॉन्सेप्ट था कि आवेश चार्ज का पता चल गया, चार्ज के बारे में। या एक चीज़ और, ये 2 या 3 मार्क्स का हमारे बोर्ड एग्जाम में आता भी है। और ये वाला जो टॉपिक है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इस कॉन्सेप्ट को 2 या 3 नंबर में हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को थोड़ा और ध्यान से समझिएगा। अब हमें ये कॉन्सेप्ट मिल गया कि आवेश के बारे में पता चल गया पिछले चार्ज में। अभी तक हमें पता चला कि जो इसका रीज़न है वो क्या है, घर्षण है। घर्षण के कारण विद्युत उत्पन्न हो रही है। अब मॉडर्न प्रिंसिपल में क्या बताया गया कि सपोज हमारे पास 2 एटम हैं। ठीक है, हमारे पास हमने सपोज किया हमारे पास 2 एटम हैं जिनके सेंटर में नाभिक में न्यूट्रॉन है। हमारे पास 2 एटम हैं और इनके नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रॉन है। ठीक है, इनके नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है तथा इलेक्ट्रॉन इनकी ऑर्बिट में तैर रहे हैं। हमारे पास 2 एटम हैं, इनके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है तथा इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो ऑर्बिटस में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो मतलब क्या होता है, कक्षा में घूम रहा है तो बाहरी क्षेत्र पे हमारा नेगेटिव चार्ज है और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है।
और जो नाभिक से, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नाभिक से सबसे बाहरी ऑर्बिटस होती है, जो नाभिक से बाहरी ऑर्बिटस होती है, जितनी सबसे लास्ट वाली जो ऑर्बिटस होती है, वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक से सबसे कमजोर बंध से बंधे होते हैं। और जब तक किसी पदार्थ में कोई आवेश नहीं होता है, मतलब वह विद्युत उदासीन होता है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर हो जाते हैं तो जो एटम होता है वो विद्युत उदासीन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब इन पदार्थों में अब क्या किया गया, हमारे पास दो एटम थे जिनके सेंटर में पॉजिटिव था और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे अपने ऑर्बिटस में। तो जब इन पे घर्षण कराया गया तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इनके जो आउटर कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसी बाह्य एनर्जी के द्वारा एकदम उत्तेजित हो गए हैं। इनको कोई एक्सटर्नल एनर्जी मिली, ठीक है। इन दोनों को क्या हुआ, जो जब हमारे पास, एक बार ध्यान से फिर समझिए शुरू से, हमने मॉडर्न थ्योरी के अनुसार कैसे किया गया, पॉजिटिव और धनात्मक में अर्थ है, हमारे पास दो अणु थे, उनके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज था और उनमें इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे थे। अब जब इन दोनों को घर्षण कराया गया तो ये देखा गया कि इनके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने बाहर से एनर्जी गेन करी, और गेन करने के बाद इन्होंने क्या किया, गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन एकदम उत्तेजित अवस्था में आ गए और इन्होंने क्या किया, बाहरी ऑर्बिट छोड़ के एक ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और दूसरे में चला गया। तो हुआ क्या, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और इधर आ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन इस और अपने बाहरी ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे वाले के साथ ज्वाइन कर लिया तो कोई अब ये नहीं कि इसका इसी में गया, ये भी हो सकता है कि इसका इसमें आ गया हो, ठीक है, मतलब किसी एक का किसी दूसरे में चला गया। इसके बाद जब ऑर्बिटल छोड़कर एटम ने, इलेक्ट्रॉन ने दूसरे वाले को ज्वाइन कर लिया तो जिस अणु या एटम के पास, जिस अणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी, ये जो पदार्थ है, जो ठीक है, हाँ, जिस वाले एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वो पॉजिटिव की तरह काम करने लगेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी वो नेगेटिव चार्ज की तरह काम करने लगेगा। मॉडर्न थ्योरी में ये कहा गया, हमारे पास दो अणु थे, इनकी सेंटर में इनके पॉजिटिव चार्ज था, तथा इनमें इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में तैर रहे थे, और जब इनको घर्षण कराया गया आपस में तो इन दोनों के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों ने बाहर से एनर्जी ग्रहण की और एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले अणु के पास चला गया। जिसका इलेक्ट्रॉन गया था या जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मतलब जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेवियर करने लगता है, और जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है वो एक नेगेटिव चार्ज की तरह करने लगता है बिहेवियर। तो मॉडर्न थ्योरी ये कहता है, अब अगर तुमसे ये कहा जाए आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, तो हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि आवेश उत्पत्ति का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, जो मॉडर्न थ्योरी है, वो कहती है कि घर्षण के पश्चात जो एटम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करने लगता है या धनावेश बन जाता है, और घर्षण के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेश बन जाता है। इस प्रकार हम ऐसा
चैलेंज के साथ वही कह सकते थे जो पिछला एक्सपेरिमेंट हमारा था कि कांच की छड़ में धनावेश ही होगा और एबोनाइट की छड़ में ऋणावेश ही होगा, क्योंकि जो जिस परिस्थिति में वह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो जिस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस परिस्थिति में कांच की छड़ क्या हो जाएगी, तुम्हारी धनावेशित हो जाएगी। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है तो वह ऋणावेशित हो जाएगी और एक ऋणावेशित की तरह व्यवहार करने लगेगी। तो इस प्रकार मॉडर्न थ्योरी कहती है कि जब दो पदार्थों के बीच में घर्षण कराया जाता है तो घर्षण के पश्चात आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते हैं और एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरी के अनुसार जब दो पदार्थों के बीच घर्षण कराया जाता है तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते हैं और एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। इस प्रकार से जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनावेश तथा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऋणावेश कहा जाता है। तो इसका जो मॉडर्न प्रिंसिपल है वो यही था। ठीक, ये अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो पढ़ा दिया है, नोट्स कहाँ से मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं 12th के उनको हम बाकायदा PDF में नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। वो कैसे मिलेंगे हम आगे की क्लास में बता देंगे। ठीक है, अब कुछ चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो आपकी काम आएंगी कहाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो नोट करके, तो अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे एक इसकी हम थ्योरी चलो लिखे दे रहे हैं। ठीक है, वरना कहोगे सर ने कुछ लिखाया नहीं। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये है, जब दो पदार्थों को में घर्षण कराया जाता है तो घर्षण के पश्चात पदार्थ के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके कक्षा को छोड़ देता है तथा दूसरा इसे ग्रहण कर, राइटिंग पे ध्यान मत देना, लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋणावेश तथा जो त्यागेगा वो धनावेश कहलाता है। ठीक है, ये आपकी थ्योरी जब आप समझ जाएंगे तो आपको बनाएंगे, वैसे भी मैं आपको नोट्स दूंगा। ठीक है, अब हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, जब किसी पिंड पर धनावेश उत्पन्न होता है, ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब किसी पिंड पर धनावेश उत्पन्न होता है तो उसके द्रव्यमान में कमी होती है। समझ आया? जब किसी पिंड पर धनावेश उत्पन्न होता है तो उसके द्रव्यमान में कमी होती है तथा जब पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है तो उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी होती है। क्योंकि होता क्या, इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ ना कुछ तो मास होगा। ठीक है, तो यही है क्या आपका। अब इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा, ठीक है, अब देखो हम बताते हैं क्या था हमारे पास। ध्यान दो, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा और इसने दिया, तो जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन था तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का मास होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खुद का मास तो होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो खुद का मास है, तो जब वो ट्रांसफर होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन का मास है उतने की इसमें कमी आएगी। इसमें क्या हो जाएगी, जो देगा उसमें कमी आएगी और जो लेगा उसके द्रव्यमान में क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जब
किसी पिंड पर धनावेश उत्पन्न होता है तो उसके द्रव्यमान में कमी उत्पन्न हो जाती है। अब बात करें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो क्या होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। मतलब ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। अभी ये ध्यान देना, इस पे अभी एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे अभी हम आपको, ठीक है। तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का जो क्या है आपका मास है। तो अब कमी कितने की, अब आपसे पूछा जाए कि किसी पदार्थ में धनावेश उत्पन्न हुआ है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़कर चला गया है, किसी पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़कर चला गया, तो कितने की कमी होगी, तो इतने किलोग्राम की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, सॉरी न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। अब अगर हम बात करें क्या, यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसका द्रव्यमान कम है और किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो हम देखेंगे इस पे माइनस की पावर कम है, तो मतलब ये क्या है ग्रेटर देन है इससे, इसकी अपेक्षा क्या है ये ग्रेटर देन, मतलब न्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से भारी होता है और इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। इसीलिए हमेशा जो आप दिमाग में ये बात आती भाई सर न्यूट्रॉन ही हमेशा सेंटर पे क्यों होता है, भाई इलेक्ट्रॉन से, ये मान लो ये आपका क्वेश्चन ये है, हमने इलेक्ट्रॉन को सेंटर पे कर दिया और न्यूट्रॉन को बाहरी कक्षा में ठहरा दिया। तो न्यूट्रॉन का सेंटर में होने का कारण यही होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन होता है क्या भारी, ठीक है, इसीलिए सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन होता है हल्का, तो क्या होता है ये बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा क्या होते हैं क्या होते हैं सेंटर पे होते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। तो हमेशा याद रखना, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, हम नोट करे दे रहे हैं यहाँ पे नोट पे, ये लिखा रहने दो, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमारा ये है पॉजिटिव चार्ज होने पर पदार्थ के मास में कमी होती है, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट, ये था तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट, नेगेटिव चार्ज होने पर पदार्थ के मास में बढ़ोतरी होती है। तो हमारे ये दो कॉन्सेप्ट थे क्या, कि पॉजिटिव चार्ज होने पर द्रव्यमान में कमी होती है और नेगेटिव चार्ज होने पर द्रव्यमान में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक ये था। अब कल हम पढ़ेंगे चलो ये टॉपिक अभी हम क्लियर कर देते हैं आपका, समझा देते हैं, अगर लैंग्वेज लिखानी होगी कल लिखाएंगे, ठीक है। या मैं बोल दूंगा आप लोग लिख लेने का लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेरण द्वारा आवेशन।
प्रेरण द्वारा चार्ज बाई इंडक्शन। ठीक है, तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है मैं समझाता हूं आपको। हम प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, हमारे पास दो एटम थे या दो परमाणु या दो पदार्थ थे जिसपे एक हमारा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, जो भी लेना चाहो ले सकते हो, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज था तथा दूसरा क्या था, उदासीन था। ठीक है, तो जो हमेशा याद रखिएगा, जो उदासीन वाला जो हमारा पदार्थ या एटम होता है उसके पास चार्ज होता है, लेकिन क्या होता हमने बताया था, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों की संख्या बराबर हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ठीक है, इक्वल हो जाए तो क्या होता है, हमारा उदासीन हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन भी है मतलब जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। ठीक है, अब देखो उल्टा हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ माइनस होगा, जितने माइनस होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए वो एक बराबर में बैलेंस हो गया, तो एक उदासीन की तरह व्यवहार कर रहा है। अब क्या है, एक एग्जांपल ले लो, एक आदमी आपको इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, तो जिधर वाला ज़्यादा बल होगा उधर आप झुकोगे, लेकिन अगर दोनों बराबर ताकत लगा रहा है क्या होगा, उदासीन, ऐसा लगेगा कोई खींच ही नहीं रहा है, सेंटर पकड़े। वही इनके साथ हुआ, 3 अगर पॉजिटिव चार्ज थे 3 नेगेटिव चार्ज, तो ये एक उदासीन हो गए किसे, लेकिन इनके अंदर आवेश है अभी ना, दोनों हैं पॉजिटिव आवेश। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है कि एक आवेशित पदार्थ को जब एक उदासीन पदार्थ के साथ लाया जाता है तो ये जो होता है, अगर ये पॉजिटिव है, हमने इसको पॉजिटिव लेके चल रहा है, या हम मान लिया इसका इलेक्ट्रॉन इस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है दिखता है, ठीक है, तो ये नेट, तो इसके जितने भी प्लस चार्ज थे वो आके इस सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, खिंचाव के, भाई यहाँ माइनस हमने जोड़ लिया, यहाँ पे ये ऋण आवेशित था, ये हमने मान लिया नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाला था, तो जब ये गया तो इसने क्या किया, जितने इसके पॉजिटिव चार्ज वाले थे नेगेटिव वाले इसको आकर्षित कर लिया, और जो इसके दूसरे वाले थे नेगेटिव चार्ज वो इस सरफेस पे आ गए। तो अब ये क्या कर रहा है, इसकी ये सतह एक पॉजिटिव की तरह, ये तो मतलब ये क्या हो गया, इस पे एक आवेश उत्पन्न कर दिया गया, पॉजिटिव आवेश इधर की तरफ। तो यही घटना जो होती है हमारी प्रेरण के द्वारा आवेशन कहलाती है। इसको अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, चार्जिंग, सॉरी, ठीक है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, जब किसी आवेशित एटम को किसी उदासीन एटम के पास लाया जाता है तो इसकी बाहरी सतह पर इस आवेशित पदार्थ के विपरीत वाला आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार ये उदासीन परमाणु एक आवेश की तरह ही व्यवहार करने लगता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेरण की द्वारा आवेशन। इस पूरी घटना को क्या बोला जाता है, प्रेरण, और जो आवेश दिया गया, इस पे चार्ज आया, इसको प्रेरण के द्वारा आवेशन बोला जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर था। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्पीड ज़्यादा है, जो भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है आप लोग कृपया उसको मुझे बताएं, मैं उस चीज़ में सुधार लाऊंगा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं और स्कूलों में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है किसी कारणवश। ठीक है, तो उनको एक हेल्प मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।